खैर, आज के इस विश्लेषण में हम मानव व्यवहार के एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों का सिर चकरा दिया है। देखिए, सामान्य तौर पर हम इंसान दर्द या किसी भी नकारात्मक भावना से दूर भागते हैं, है ना? लेकिन जब बात कला की आती है और खास तौर पर संगीत की, तो हम जानबूझकर ऐसे गीत खोजते हैं जो हमें रुला दें या गहरी उदासी का एहसास कराएं। आज हम इरोला और अन्य शोधकर्ताओं के एक शानदार वैज्ञानिक रिव्यू और जेम्स ओ यंग के शोध के आधार पर इस अजीबोगरीब विरोधाभास की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर कोई खुशी खुशी ऐसी चीज क्यों सुनेगा जो उसे दुखी कर दे? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली है। असल जिंदगी में जब हम उदास होते हैं तो वो किसी नुकसान से जुड़ा होता है और हम खुद को समेट लेते हैं। लेकिन संगीत के मामले में लोग इस उदासी को सिर्फ महसूस ही नहीं करते, बल्कि बाकायदा उसकी तलाश करते हैं। ऐसा क्यों? यही वो सीधा सा सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार है। इस रहस्य को औपचारिक रूप से दर्द भरे संगीत का विरोधाभास यानी द पैराडॉक्स ऑफ सैड म्यूजिक कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक खिंचाव है, एक तनाव है। एक तरफ उदासी की वो चुभन है जिससे इंसान बचना चाहता है, और दूसरी तरफ संगीत के जरिए उसी उदासी का जानबूझकर लिया जाने वाला आनंद है। अरस्तु से लेकर शोपेनहावर तक कई विचारकों ने इस पर लंबी बहसें की हैं, लेकिन सच कहूं तो केवल पिछले एक दशक में ही मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस ने इस विरोधाभास के कुछ ठोस सबूत हमारे सामने रखे हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए दार्शनिकों ने मुख्य रूप से दो अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। पहला है एलिमिनेटिविस्ट यानी नकारने वाला दृष्टिकोण, जिसके प्रमुख समर्थक पीटर केवी रहे हैं। उनका सीधा सा मानना था कि संगीत वास्तव में हमारी असली भावनाओं को जगाता ही नहीं है। उनके हिसाब से ये सोचना ही बेवकूफ़ी है कि कोई जानबूझकर खुद को दुखी करेगा। लेकिन आधुनिक विज्ञान इस विचार को पूरी तरह खारिज करता है। दूसरा रास्ता है कॉम्पेंसेशनिस्ट या भरपाई करने वाला दृष्टिकोण। ये मानता है कि हाँ, उदासी तो सच में महसूस होती है, लेकिन इसके साथ कोई ऐसा छिपा हुआ सकारात्मक इनाम भी मिलता है जो उस उदासी के भारीपन को कम कर देता है। और विज्ञान का सारा ध्यान अब इसी छिपे हुए इनाम को खोजने पर है। तो फिर ये छिपा हुआ इनाम आखिर क्या हो सकता है? दार्शनिक लॉरा साइजर ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विचार रखा है। उनका तर्क है कि दर्द भरा संगीत श्रोताओं को अपना ध्यान गहराई से केंद्रित करने में मदद करता है। साइजर के अनुसार उदासी का ये मूड एक औजार की तरह काम करता है जो बाहरी दुनिया से हमारा ध्यान हटाकर पूरी तरह से संगीत की सुंदरता, उसकी बुनावट और उसकी धुनों पर लगा देता है। ये विचार वाकई आकर्षक है कि हम उदासी को इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि ये हमें संगीत की कलात्मक सुंदरता को और भी गहराई से महसूस करने की ताकत देती है। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब लॉरा साइजर के इस सिद्धांत को न्यूरोसाइंस की मशीन में डाला गया तो डेटा ने कुछ और ही कहानी बयां की। ट्रूफी और उनके सहयोगियों के एफएमआरआई ब्रेन स्कैन अध्ययन में देखा गया कि दर्द भरा संगीत खुशहाल संगीत की तुलना में हमारे दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को कहीं ज़्यादा सक्रिय कर देता है। और ये नेटवर्क तब काम करता है जब हम बाहरी दुनिया के बजाय अपने भीतर की दुनिया में खो जाते हैं। हम पुरानी यादों और अपने जीवन की अहम बातों में डूबने लगते हैं। मतलब उदासी हमें बाहरी संगीत पर फोकस नहीं कराती, बल्कि ये हमारे ध्यान को सीधे हमारे अपने भीतर मोड़ देती है। अच्छा, अगर ये सब सिर्फ संगीत की बनावट के बारे में नहीं है, तो क्या इसका कोई बायोलॉजिकल कारण हो सकता है? यहाँ एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत सामने आता है जिसे प्रोलैक्टिन परिकल्पना कहते हैं। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो हमें आराम और सांत्वना देता है। डेविड ह्यूरॉन ने सुझाव दिया कि शायद दर्द भरा संगीत हमारे शरीर को धोखा देकर ये हार्मोन रिलीज करवा देता है, जिससे बिना किसी असली नुकसान के हमें एक सुखद एहसास होता है। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन विज्ञान फिर से एक नई सच्चाई सामने लाता है। लैडेनिंग और उनके सहयोगियों के किए गए ब्लड टेस्ट से पता चला कि दर्द भरा संगीत सुनने के दौरान लोगों के प्रोलैक्टिन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, भले ही वे काफी दुखी महसूस कर रहे थे। कागज पर यह सिद्धांत हिट है, लेकिन खून की जांच इसे साबित नहीं कर पाई। अब इस डेटा के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये पूरी बहस का नजरिया ही बदल देता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ये विरोधाभास दुनिया के हर इंसान पर लागू होता है, लेकिन ह्यूरॉन और वॉस्कॉस्की के 2020 के शोध को देखिए। लगभग 42% लोग वास्तव में दर्द भरे संगीत का बिल्कुल भी आनंद नहीं लेते हैं। जी हां, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा सुराग है। ये साबित करता है कि दर्द भरे गानों का मजा लेना कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर इंसान को पसंद हो, बल्कि ये कुछ खास तरह के लोगों तक ही सीमित है।
तो सवाल ये उठता है कि वे 58% लोग आखिर हैं कौन जो इस संगीत का आनंद लेते हैं। शोध से पता चलता है कि इन लोगों के व्यक्तित्व में कुछ खास मनोवैज्ञानिक बातें होती हैं। जो लोग दर्द भरे संगीत को पसंद करते हैं, उनका सहानुभूति या एम्पैथी का स्तर बहुत ज्यादा होता है, विशेष रूप से दूसरों की चिंता करने और कल्पना करने के मामले में। और दूसरा बड़ा लक्षण है अनुभवों के प्रति खुलापन, यानी ओपननेस टू एक्सपीरियंस। सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग दूसरों के दर्द को गहराई से समझ सकते हैं और अपनी कल्पना की उड़ान भर सकते हैं, वही लोग इस उदासी को एक खूबसूरत आनंद में बदल पाते हैं। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए आइए देखते हैं कि जब ये 58% लोग दर्द भरा संगीत सुनते हैं तो असल में कैसा महसूस करते हैं। ट्रॉफी और कोइल्श का डेटा बताता है कि यह अनुभव सिर्फ और सिर्फ उदासी का नहीं होता। श्रोताओं ने सबसे ज्यादा पुरानी यादों या नॉस्टैल्जिया 76% और कोमलता 51.6% महसूस करने की रिपोर्ट दी। इसका सीधा सा मतलब है कि संगीत जो भावनाएं पैदा करता है वो बहुत जटिल होती हैं। यह एक बहुत ही सुखद और आरामदायक अनुभव है जो बीते कल की यादों और दूसरों के प्रति एक बहुत ही कोमल भावना से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि आनंद वास्तव में उदासी से नहीं, बल्कि उदासी के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से आता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में प्रतिघाती भावना या रेपरकसिव इमोशन कहा जाता है। होता क्या है कि जब दर्द भरा संगीत हम में शुरुआती उदासी पैदा करता है, तो ज्यादा सहानुभूति रखने वाले लोग अनजाने में ही एक मेटा प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं, जैसे कि करुणा या दया की भावना। और मानव मनोविज्ञान में करुणा महसूस करना एक बहुत ही सकारात्मक और सुकून देने वाला अनुभव है। यानी उदासी तो महज वो पुल है जिस पर चलकर हम करुणा के उस सुखद एहसास तक पहुंचते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये करुणा किसके लिए है? कभी कभी ये खुद के लिए होती है, या उस गायक के लिए, या शायद संगीत में छिपे किसी काल्पनिक किरदार के लिए। इसे ऐसे समझिए, दर्द भरा संगीत सिर्फ कुछ सुर या ध्वनियां नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं, उनके लिए ये एक आभासी सामाजिक बातचीत या वर्चुअल सोशल इंटरैक्शन बन जाता है। वो गाना एक वर्चुअल दोस्त या सोशल सरोगेट की तरह काम करता है। यही वजह है कि जब लोग असल जिंदगी में अकेलापन या किसी अपने को खोने का दर्द सह रहे होते हैं, तो वे अक्सर उदास गानों की ओर खिंचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस संगीत में एक ऐसा साथी मिल जाता है जो बिना कुछ कहे उनकी भावनाओं को समझ लेता है। ये देखना वाकई शानदार है कि विज्ञान इन सभी बिखरे हुए सुराखों को एक साथ कैसे जोड़ता है। एरोला और उनके सहयोगियों ने फिजिक्स ऑफ लाइफ रिव्यूज में प्रकाशित अपने व्यापक अध्ययन में इस पूरे विरोधाभास को सुलझाने के लिए एक एकीकृत ढांचा या इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क सामने रखा है। उनका साफ कहना है कि कोई भी एक सिद्धांत, चाहे वो जीव विज्ञान हो, सहानुभूति हो या संगीत की सुंदरता हो, अकेले इस पूरी पहेली को नहीं सुलझा सकता। इस पूरे रहस्य की तह तक जाने के लिए इरोला के शोध ने 3 अलग-अलग स्तरों वाला एक ढांचा पेश किया है। पहला है जैविक स्तर, दूसरा मनोसामाजिक स्तर और तीसरा सांस्कृतिक स्तर। उनका मुख्य तर्क ये है कि किसी नकारात्मक अनुभव का इतने गहरे आनंद में बदल जाना कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेन रिएक्शन है, एक श्रृंखलाबद्ध तंत्र है, और हर स्तर इस पूरी प्रक्रिया में अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देता है। आइए जल्दी से इन तीनों स्तरों को एक एक करके समझ लेते हैं। शुरुआत होती है जैविक या बायोलॉजिकल स्तर से। जैसा कि हमने पहले देखा, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन वाला सिद्धांत खून की जांच में टिक नहीं पाया, इसलिए आज की तारीख में विशुद्ध रूप से जैविक स्तर पर इसके सबूत काफी कमजोर हैं। इसके बावजूद शोधकर्ताओं का मानना है कि संगीत फिर भी हमें कुछ जैविक फायदे दे सकता है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदरूनी संतुलन को बनाए रखना या फिर उन नकारात्मक भावनाओं से होने वाली मानसिक उलझन, जिसे संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, उसे शांत करने में मदद करना। जैविक स्तर से थोड़ा ऊपर उठें तो दूसरा स्तर आता है मनोसामाजिक स्तर, और सच कहूं तो यहीं पर सबसे पक्के सबूत मिलते हैं। इस स्तर पर एक साथ कई चीजें काम कर रही होती हैं। भावनात्मक छूत या इमोशनल कंटेजियन, जहां हम गाने की उदासी को खुद में सोख लेते हैं, हमारी अपनी प्रासंगिक यादें जो अचानक उस धुन से जुड़ जाती हैं, और सबसे खास सोशल सरोगेसी या उस आभासी साथी के होने का एहसास जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये स्तर हमें समझाता है कि कैसे सहानुभूति रखने वाले लोग इन धुनों के साथ जुड़कर अपने मूड को ठीक करते हैं और एक अजीब सा सुकून पाते हैं। और अंत में आता है हमारा सांस्कृतिक स्तर। पश्चिमी संस्कृति में और अब तो दुनिया भर में कला को एक सुंदरता की चीज के रूप में देखने की परंपरा है।
ये सांस्कृतिक स्तर हमें एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच देता है, जिसे मनोवैज्ञानिक दूरी या साइकोलॉजिकल डिस्टेंस कहते हैं। चूंकि हमारे दिमाग को पता है कि ये सिर्फ एक गाना है, कोई असल जिंदगी की त्रासदी नहीं, इसलिए इसमें वास्तविक दुनिया का कोई नुकसान नहीं छिपा है। ये दूरी हमारे लिए एक सुरक्षित जगह बना देती है, जहां हम अपनी सबसे गहरी भावनाओं में गोते लगा सकते हैं और बिना किसी असली खतरे के भीतर से खुद को प्रभावित या मूव्ड महसूस कर सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि दर्द भरे संगीत का आनंद लेना कोई एक साधारण सी बात नहीं है। यह हमारे जीव विज्ञान, हमारी गहरी मनोवैज्ञानिक खूबियों और हमारी सांस्कृतिक सुरक्षा का एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत मिश्रण है। यह सोचना ही कितना दिलचस्प है कि किसी इंसान के भीतर की सहानुभूति और कल्पना का स्तर असल में यह तय कर रहा होता है कि उसकी म्यूजिक प्लेलिस्ट में किस तरह के गाने बजेंगे। शायद अगली बार जब कोई दर्द भरा गाना बजेगा तो हम यह समझ पाएंगे कि वह सिर्फ उदासी नहीं है, बल्कि संगीत के रूप में छिपी हुई करुणा और एक सुरक्षित जुड़ाव का एहसास है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।